बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा एक नई दुआ के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि आज जुम्मा भी है और जुम्मा मुबारक आप सबको। मैं हूँ गज़ल अशरफ और आज मेरे साथ हसनैन लियाकत मौजूद नहीं है बिकॉज हसनैन की तबीयत ठीक नहीं थी। हमेशा की तरह डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत कुछ होता है आपको बताने के लिए, और आज भी मेरे पास आपको आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ सियासत से रिलेटेड चीज़ें भी हैं और कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी, फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम कैसे करते हैं अपनी ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ, और पहली स्टोरी हमारे पास आज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में तेल और गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया गया है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के मुताबिक ज़िला कोहाट में तेल और गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, और ये ज़ख़ीरा नशपा ब्लॉक में वाक़े एक बरगज़ई X1 आप ये कह दें कि नामी कुआं है, उससे दरियाफ्त हुआ है। OGDCL ने बताया कि इब्तदाई टेस्ट के मुताबिक योमिया 4100 बैरल खाम तेल हासिल होने की तवक्को की जा रही है, जबकि तेल के साथ साथ इस कुएं से योमिया 10.5 मिलियन आप ये कहें कि स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट गैस भी हासिल होगी। OGDCL के ने मजीद ये भी बताया कि तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए ज़मीन में 5170 मीटर की खुदाई भी की गई है, और मंसूबे में OGDC, PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग्स जो जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड शराकतदार हैं वो भी मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में नशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद भी दी है, और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनके काम की तारीफ भी की गई है। एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, इसलिए भी कि इससे हमारी जो मुल्की तवानाई है उसको ज़रूरियात, तमाम तर ज़रूरियात उसकी पूरी हो जाएंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे रोज़गार के बहुत से मौके भी पैदा होंगे नौजवानों के लिए। हमारी इकॉनमी को एक बहुत ह्यूज आप ये कहें कि फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये कह लें कि इस तरह की न्यूज़ आना वैसे ही इन्वेस्टर्स को भी, जो होते हैं गैर मुल्की इन्वेस्टर्स, उनको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर कौम को मुबारकबाद दी है, और लेट्स सी कि इसके साथ साथ मज़ीद ऐसी अब कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया इक़दाम उठाया गया है, और वो बहुत अच्छा इक़दाम है। यकीनी तौर पर जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी, देखी, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और आप भी सुनेंगे तो ये आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये नया इक़दाम इस तरह से किया गया है कि हुकूमत पंजाब ने ज़मीनों के रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए एक इंतहाई कदम उठाया है, और ये तारीखी फैसला किया है जिसके तहत पटवारियों से फ़र्ज़ बे, जिसको आप लोग कहते हैं, अक्सर टर्म ये इस्तेमाल की जाती है, उस फ़र्द और इंतकाल से मुतल्लिक बड़े इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए ये इख्तियारात मनसूख कर दिए हैं। नए फैसले के मुताबिक अब पटवारी के पास सिर्फ आप ये कहें कि रिकवरी या फिर अदालती रिकॉर्ड की फराहमी तक के ही इख्तियारात महदूद होंगे, जबकि ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक तमाम अहम उमूर जो हैं वो पटवारी के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। अब नया तरीका क्या है? नया तरीका क्या होगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जारी करदा नए तरीक़ाकार के तहत साइल अब अराजी रिकॉर्ड सेंटर या ई सहूलत मरकज़ से फ़र्द बे हासिल करेगा। इसके बाद साइल स्टाम्प फरोश से बाकायदा तौर पर रजिस्ट्री तहरीर करवाएगा। तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ रजिस्ट्री तहसीलदार के सामने पेश की जाएगी, और तहसीलदार कानूनी तकाज़े मुकम्मल होने पर एक ही दिन में रजिस्ट्री मंजूर करेगा। और फिर रजिस्ट्री के अमल में गवाहान की शर्त को भी अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि लोग अक्सर ढूंढ रहे होते थे कि इसकी भी गवाही डालनी है, उसकी भी गवाही डालनी है, फिर साइन करवाने हैं, ये मामलात फिर एक शफाफियत के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालात जन्म लेते थे या फिर उठ भी जाते थे। इस हवाले से ये अच्छा इक़दाम है कि तमाम तर जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो अब ऑनलाइन कर दिया गया है। फिर उसके साथ साथ आप ये भी कह दें कि शफाफियत लाई गई है इसमें, और इससे ये होगा कि जितनी भी जो जायदाद वाले लोग होंगे वो अपनी तमाम तर जायदाद को खुद भी चेक कर सकते हैं। आपका वक्त बचेगा, आपका टाइम बचेगा। एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसको बहुत सराहा भी जा रहा है। इसके साथ एक रिश्वत का अहम पहलू भी है, वो भी जन्म लेता है, जिसके ऊपर हम पहले भी बात करते थे, तो वो सारी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, और आपको एक अफसोसनाक सी खबर देते हैं। वो ये है, क्योंकि जब ये खबर हम देखते हैं तो हर आंख से आंसू ज़रूर निकलता है, हर आंख नम ज़रूर होती है। मारूफ बॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गज़ा पर इसराइल की जानिब से ढाई गए क़यामत पर
जज्बाती हो गए। इसराइल की जानिब से गजा में जुल्म की इंतहा की जा रही है और इसराइली बर्बरियत की वजह से बच्चे, खवातीन भी अब महफूज नहीं हैं। और कितनी बार ये हम बात कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस आप देखते हैं जो देखकर आप काफ़ी हैरान भी हो जाते हैं। इसी तरह से आलमी मीडिया में भी अब ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं और लोग देख भी रहे हैं और देखने वालों को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट भी करती है, मुतासिर भी करती है और लोग मतलब रुक कर उन वीडियोस को देखते हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड अदाकार जैकी चैन ने भी गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी तो वो आपदीदा हो गए, बेख्तियार वो रो पड़े। जैकी ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चे से पूछा गया था कि बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने कहा कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बॉलीवुड स्टार ने कहा कि हर रोज़ बमबारी की जो ज़िंदगी दिखाई देती है वो आप ये कह सकते हैं कि बमबारी की ज़िंदगी दिखाती है कि बढ़ना नेमत है। इन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच सके। तो ये वैसे ही एक वीडियो, ये अलमिया जो अफसोसनाक अलमिया जो वीडियोस, जैसे मैंने अपने इब्तिदा में कहा कि वो तमाम तर वीडियोस गजा के बच्चों की, वहाँ के हालात की, वहाँ की ख़वातीन की, मर्दों की, अस्पतालों की, जितनी भी फुटेजेस आप देखते हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। और अब हर एक बच्चा, उसको पता है कि उसने क्या करना है, किस तरह से रहना है अपने माँ बाप के बगैर, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। और किसी ना किसी को, आप ये कहें कि हर किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उसने किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर एटलीस्ट शहीद ही हो जाना है। तो उनके कोई भी आगे गोल्स नहीं है, उन्होंने बड़ा नहीं होना, उन्होंने बड़े होकर कुछ बनना नहीं है। तो इस तरह की वीडियो वैसे ही इंसान को जो है वो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है ना, तो इंसान देखकर वैसे ही बहुत ज़्यादा खुद ब खुद बेख्तियार रो पड़ता है। तो ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी, तो आपके साथ भी हमने शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं और काफ़ी ही आप ये कहें कि बहुत ही हैरत अंगेज़ के वाक़या हुआ भारत में। भारतीय रियासत जयपुर के एक अस्पताल में सर्जरी के दौरान एक नौजवान के मेदे से 7 टूथब्रश और 2 लोहे के पाने, यानी कि जिनको आप आम जबान में रेंच कहते हैं, वो बरामद किए गए, जिसे तिबी तारीख के गैर मामूली वाकयात में शुमार किया जाता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के बताती हैं कि 26 साला नौजवान को 5 रोज से शदीद पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद अहले खाना उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले आए। मरीज की हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक देखकर डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ तिबी मुआयने और सोनोग्राफी करवाई, जिसके नताइज ने सबको हैरान कर दिया या हैरत में मुब्तला कर दिया। रिपोर्ट से ये मालूम हुआ कि नौजवान के मेदे में कई सख्त और नुकीली अशियाँ मौजूद हैं, यानी जो नोक वाली चीज़ें होती हैं। और अस्पताल के सीनियर सर्जन के मुताबिक ये अशिया मेदे की अंदरूनी दीवार तक पहुंच चुकी थी और किसी भी वक्त वो जानलेवा पेचीदगी का बायस बन सकती थी। इसी खतरे के पेश नज़र डॉक्टर्स ने बगैर वक्त ज़ाया किए फौरी तौर पर ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद ये पेचीदा सर्जरी 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बहुत ही एहतियात से नौजवान के मेदे से 7 टूथब्रश और 2 लोहे के पाने निकाल लिए। सर्जन्स के मुताबिक अगर मजीद ताख़ीर होती तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकती थी। डॉक्टर्स ने मजीद ये भी कहा कि नौजवान ज़हनी मसाइल का शिकार लगता है और वो गैर मामूली तौर पर ऐसी अशिया निगल लेता है जो खाने के काबिल नहीं होती। फिर सर्जरी के बाद मरीज की हालत बेहतर बताई जा रही है और उसे मजीद इलाज और नफ्सियाती निगरानी में रखा गया है। और बहुत ही ये अनयूजुअल और शॉकिंग सी स्टोरी थी। क्योंकि आप ये देखें कि वो अनइमेजिनेबल ऐसी चीज़ें थी जो उसने निगली थी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये एक पीका डिसऑर्डर होता है, उस तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या खा रहा है और ऐसी चीज़ें निगल लेता है जो खाने के काबिल भी नहीं होती। लेकिन अभी जो है वो मरीज़ रिकवरी फेज़ में बताया जा रहा है। लेट्स सी कि उसके हवाले से अब किस तरह की न्यूज़ सामने आती है, किस तरह की उसको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं और बाकायदा तौर पर जो सेंटर्स हैं उसमें उसको दाखिल करवाया गया ताकि उसकी ज़हनी हालत जो है वो बेहतर हो सके। आगे जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको एक स्टोरी बताते हैं। वो रिलेटेड है तमाम घरेलू ख़वातीन से और यकीनी तौर पर आप ये कहें कि डेली बेसिस का काम होता है आपका। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो आपका खाना भी नहीं पक सकेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्याज के हवाले से। प्याज दुनिया की सबसे आम मगर ज़रूरी सब्जियों में शुमार होता है, जिसके बगैर तकरीबन हर खाने का जायका अधूरा लगता है। ताहम जितना लजीजा ये बना देता है, आप ये कहें कि किसी भी खाने को, तो जितना लजीज ये सब्ज़ी खाने में लगती है उतना इसे काटना मुश्किल और दुश्वार गुजार होता है। क्योंकि प्याज काटते ही आंखों में जलन और बेख्तियार आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अगर प्याज को काटने से पहले उस पर हल्का सा आप तेल की तह लगा दें या आप तेज़ धार छुरी से आहिस्तगी से काटना शुरू कर दें तो आंखों में जलन और आंसू बहने से आप बच सकते हैं। तहकीक क्या बताती है? तहकीक ये बताती है कि प्याज के खुलियात जब छुरी से दबाए जाते हैं तो उनसे सल्फर वाले केमिकल्स की छोटी बूंदें फ़ज़ा में निकलती हैं जो आंखों तक पहुंचकर जलन पैदा करती हैं
और मजीद तहकीक में पहली बार वाजे किया गया है कि छुरी प्याज के खुलियात को चीरते वक्त उनसे आप ये कहें कि इस तरह की बूंदें या फिर एंजाइम्स या केमिकल्स इस तरह के निकलते हैं 11 से 89 मील फी घंटे की रफ्तार से वो खारिज होते हैं और फिर उसके बाद छुरी या तेज़ी से काटना इस मकदार को बढ़ा देता है। यानी कि अगर आपके पास कोई तेज़ छुरी होगी, आप उसको काटते रहेंगे, जितने भी प्याज आपके पास होंगे तो वो इसकी मकदार को ज़्यादा कर सकता है, जिससे आंखों में ज़्यादा जलन होती है। और एक्सपर्ट्स ने तेज़ रफ्तार कैमरों और कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से ये अमल तफसील से समझा है और फिर बताया है कि अगर छुरी तेज़ हो और प्याज को आहिस्तगी से काटा जाए तो अश्कावर मरकबात की मकदार कम रहती है, यानी कि फिर आप कम रोते हैं, जिससे आंखें महफूज रहती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि अक्सर लोगों का ना अपना अपना एक तरीका कार होता है प्याज को काटने का भी। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि प्याज को ठंडे पानी से आप धो लेंगे तो उसमें फिर जलन आपको कम होगी, या फिर आप ठंडे पानी के आसपास बैठकर या फिर प्याज को रखकर काटे तो वो भी है। फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप जो चश्मे होते हैं ना, किचन ग्लासेस होती हैं, आप वो पहन लें, या फिर आम कोई चश्मा है वो लगा लें, उससे भी आपके आंखों से आंसू कम निकलते हैं। और अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि आप ना प्याज को उसके छिलके समेत हल्की आंच पर कुछ सेकंड्स के लिए पका लें और वो थोड़ा सा जब जल जाएगा तो तब उसको आप काटें। उसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जितने भी उसमें गैसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि आपका जो खाने का तरीका है, मतलब जो जायका है वो थोड़ा सा तब्दील हो सकता है, लेकिन आपकी आंखों की जलन बच जाएगी। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी। विदाउट हसनैन मैंने आज अपने तौर पर बहुत कुछ आपको बताया है, अगर वो भी होते तो वो भी इसमें बहुत कुछ ऐड कर देते यकीनी तौर पर। तो यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको याद होगा कि कल हमने डिस्कशन की थी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, बारिशों के बाद स्नोफॉल हो रही है, फिर उसके बाद सयाह एक बड़ी तादाद में सियाती मकामात का रुख भी कर रहे हैं, जिसमें हमने सवात की बात की, गिलगित की बात की, गलियात की बात की, फिर इसके साथ मरीद की बात की, फिर बलूचिस्तान की बात की। तो शुमाली पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की लहर अब मजीद तेज हो गई। हुकाम के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में हालिया बर्फबारी रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। मलका कौसार मरी की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम की सूरत हाल के बावजूद मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह नए साल की आमद मनाने मरी पहुंचे और महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में मरी और गिरदोनवा में मजीद बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया है और सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी की है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शफीक साहब, आप CTO मरी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमने वीडियोस भी देखी आपकी, जिसमें आप बाकायदा तौर पर गाइड भी कर रहे थे लोगों को कि किस तरह से उन्होंने अपने टायर्स की हवा को कम करना है, इसके साथ अपने शीशों को मेंटेन और तमाम सेफ्टी मेजर्स। मुझे ये बताइएगा कि क्या सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, रोड स्लिपरी भी हो रहे हैं इस वक्त, और सयाहों की आमद का सिलसिला भी बताइएगा कि किस हद तक जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल मैं सिटी सेक्टर इंचार्ज हूँ, यहाँ पे पेट्रोलिंग ऑफिसर हूँ। और जब भी आपको पता है कि स्नो सीज़न होता है तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं। देन हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स भी जिसे कहें कोई लिमिट नहीं होती। यही न्यू ईयर पे फोरकास्ट थी और सयाहों की बहुत बड़ी तादाद मरी में मौजूद थी। तो इस दफ़ा भी हमारी यही कोशिश थी कि आने वाले टूरिस्ट को स्नोफॉल में ट्रैफिक के हवाले से कोई इशू ना हो। और आपको पता है कि न्यू ईयर पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है और इस दफ़ा चूँकि फोरकास्ट भी थी और दफ़ा 144 भी नाफिज थी, लेकिन उसके बावजूद जो सयाह फैमिलीज़ हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मरी पहुंची हैं। और पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पे जनाब DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर साहब ने जो एक्स्ट्रा नफरी है वो डिप्यूट कर दी हुई है और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इमरान रज़ाक ऑन रोड रह के तमाम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो 3-4 साल पहले जो सान्या हुआ था और ख़ासकर जो गाड़ी में हीटर जलाने की वजह से और कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी होने की वजह से जो बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई थी, तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए कि आपने स्नोफॉल के दौरान कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनको मद्देनज़र रख के सफ़र करना है। और इसके अलावा दौरान ड्राइविंग आपको पता है छोटी छोटी ड्राइविंग टेक्निक्स होती हैं जिनको लोग आम तौर पर इग्नोर कर देते हैं और जो बाद में बड़े हादसात का बायस बनती हैं। तो यही वजह है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू
टूरिस्ट को गाइड करते रहते हैं कि आपने स्नोफॉल में कैसे ड्राइव करनी है। और खुसूसन ये जो लोग मुसलसल गाड़ी में हीटर लगा के सो जाते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या बहुत ज़्यादा अरसे तक मुसलसल हीटर चलाते हैं, तो उसमें हम लोगों को पम्फलेट हैंड बिल्स के थ्रू भी गाइड कर रहे थे, मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे थे। और वैसे तो हम ऑन रोड रह के फर्दन फर्दन तमाम टूरिस्ट को ये बताते हैं कि आपने अगर मुसलसल हीटर चलाना है तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ी में ऑक्सीजन का जो रास्ता है वो खुला रहे और किसी भी तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड जमा ना होने पाए। और कुछ लोग, आपको पता है कि इससे पहले भी स्नो सीजन में ये होता था कि लोग रात को गाड़ी में सो जाते थे हीटर जला के, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने, मैडम सीएम ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इस दफ़ा दी थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी है ताकि लोग गाड़ी में ना सोएं। और जो भी अगर स्नोफॉल का सिलसिला होता है, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक, आपको पता है, रुक भी जाती है, तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको यकीनी बनाएं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कश्मीर पॉइंट है, पिंडी पॉइंट है, बुरबन वाला जो पॉइंट है, इसमें सयाहों की ज़्यादा रश होती है। यहाँ पर ये जिस तरह से आपको पता है, इस तरह के पॉइंट है कि यहाँ पर रश भी ज़्यादा होती है, लोग इंजॉय करने भी आते हैं। तो फिर यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम आपका किस तरह से है, किस तरह से मॉनिटर करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है फिर ट्रैफिक के मसाइल भी होते होंगे, ट्रैफिक भी जाम हो जाती होगी। जी बिल्कुल, आपको पता है जितने भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं या जैसे स्नोफॉल की फोरकास्ट होती है, तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जनाब डीसी मरी हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मरी हैं या चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मरी हैं, हम पहले से मीटिंग भी होती है और उसके अलावा तमाम अफसरान जो है ऑन रोड रहते हैं। ये कल वाली स्नोफॉल में भी आपने देखा होगा कि जनाब डीसी मरी खुद सारी रात ऑन रोड रहे हैं, डीपीओ मरी खुद ऑन रोड रहे हैं, जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मरी खुद ऑन रोड रह के जो है लोगों को फैसिलिटेट करते रहे। इसके अलावा सेफ सिटी कैमरास भी यहाँ पे नस्ब हो चुके हैं और कंट्रोल रूम के थ्रू भी जो है वो लम्हा ब लम्हा जो है वो नज़र रखे होते हैं। अब मरी की तमाम शराहों पे सेफ सिटी कैमरास भी लग चुके हैं। इसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जिस रोड पे अगर ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा है, ख़ासकर स्नोफॉल के दौरान, तो जैसे लेट नाइट कई दफ़ा एंट्री थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दी जाती है। अच्छा। ताकि जो है एक जगह ज़्यादा मॉब ना हो और जो स्नो क्लियरिंग यूनिट्स हैं या स्नो रिमूविंग मशीन्स हैं उनको चलने में दुश्वारी ना हो। सही। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यकीनी तौर पर जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें आप हिदायत जारी भी कर रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग हमारी सारी रात भी होती है, फिर आप कुछ टाइम के लिए कुछ जो है वो रोक भी देते हैं, कुछ रोड्स को भी बंद करते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है ये आपके लिए सेल्फ के आप सारी रात इस तरह से स्नोफॉल में घूमना और फिर लोगों को गाइड भी करना, किस तरह से मेंटेन करते हैं? बिल्कुल, आपको पता है कि स्नोफॉल और लास्ट नाइट जो है वो -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा रात गिर गया है। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल होता है आप खुले आसमान तले जो है ड्यूटी करना, लेकिन उसके बावजूद खासकर जो लोगों का फीडबैक होता है और मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू खासकर जो वीडियोस तो हम हमेशा बनाते रहते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, और इसके अलावा हम लोगों को मैनुअल भी गाइड करते रहते हैं। उसकी कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक कवानीन के मतलब और जो ट्रैफिक टेक्निक्स हैं इसके मतलब आगाह किया जाए, क्योंकि जो ना तजर्बाकार ड्राइवर्स होते हैं वो ख़ासकर स्नो सीज़न में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो अपने लिए ना सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और बाज़ औक़ात तो छोटी मोटी जो मिस्टेक है वो बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकती है। तो यही वजह है कि सीएम पंजाब ने वाज़ेह हदायत दी हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए, और लकीली सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों को, खासकर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का फैक्टर है, ये सिर्फ गाड़ी की बात नहीं है। अगर आप सर्दियों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं कि लोग अपने रूम में जो है वो हीटर चलाकर सो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप चाहे कमरे में हैं या गाड़ी में हैं, आप मुसलसल हीटर चला रहे हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड जमा ना होने पाए और ऑक्सीजन का रास्ता हर वक्त जो है वो। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ आप अभी इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी ना थोड़ी सी चीदा जो निकात हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग आने का प्लान बना रहे हैं, जिन्होंने आज जाना है, कल जाना है, क्योंकि आगे भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि स्नोफॉल होगी, उनके लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी आप शेयर कर दें।
जी बिल्कुल, जो लोग भी पहाड़ी इलाके का सफ़र करना चाह रहे हैं, ख़ासकर स्नो सीज़न में, तो सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को मैकेनिकली चेक कर लें कि आपकी गाड़ी मैकेनिकली दुरुस्त हालत में होनी चाहिए। हम हुँ, हमेशा कहते हैं कि स्नो सीज़न में टायर्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, टायर्स की हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए हुँ, और अगर स्नोफॉल के दौरान आप जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अब तो ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में स्नो टायर्स ले लें। अगर 4x4 गाड़ी है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ जो है वो आप 2x4 गाड़ी है, तो अच्छा। गाड़ी के टायरों में स्नो चेन का इस्तेमाल करें और सफ़र शुरू करने से पहले देख लें कि आपकी गाड़ी की बैटरी की कंडीशन अच्छी हो। गाड़ी के रेडिएटर में एंटी फ्रीज़ कूलेंट और लिक्विड का इस्तेमाल ज़रूर करें। हुँ, इसके अलावा टो चेन वगैरह रखें, गर्म मलबूसात रखें, स्नो शूज़ का इस्तेमाल करें, रेन कोट्स का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला अपने साथ रखें, गाड़ी के वाइपर्स वगैरह चेक कर लें, वो दुरुस्त हालत में हों। तो ये छोटी-छोटी सेफ्टी मेजर्स होती हैं जिनको जो है आप अख्तियार करके अपने सफ़र को आसान और महफूज़ बना सही। सकते हैं। और ये भी मुझे बताइएगा सर लास्टली कि क्या अभी रोड्स की क्या सिचुएशन है? कोई रोड बंद भी किए गए हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह स्नोफॉल कल सुबह 5-6 बजे यूँ ही रुकी है, बल्कि स्नोफॉल के दौरान आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी कि स्नोफॉल के दौरान भी जी। मतलब इतनी मूसलाधार स्नोफॉल के बावजूद भी पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की मशीनरी ऑन रोड रही है और हुँ, साथ-साथ रोड क्लियर होते रहे हैं। इस वक़्त मरी की तमाम सड़कें क्लियर हैं और अगले तकरीबन 24-36 घंटे तक कोई हुँ, बर्फ़बारी का स्पेल भी नहीं है, लेकिन जो ही महकमा मौसमियात हमें कोई फ़ोरकास्ट जारी करेगा तो हम पब्लिक से शेयर करेंगे। हुँ। सही, थैंक यू सो मच सीटीओ मरी शफ़ीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो लोग से भी जहाँ भी कहीं भी जाना चाह रहे हैं किसी भी सियाती मकामात पर तो अभी जिस तरह ज़ाहिर है आगे भी अलर्ट है स्नोफॉल के हवाले से आप लोगों ने जाना होगा तो छोटे-छोटे सेफ्टी मेजर्स का आपने ख्याल ज़रूर रखना है वरना आपको याद है कि जिस तरह से सानहा मरी हुआ था और बहुत सी जानें उसमें ज़ाया हुई थी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो जाए तो जिस तरह से ये लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि आप लोगों ने किस तरह से अपना ख्याल खुद रखना है आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर देंगे एक अफसोसनाक रावलपिंडी से जहां रावलपिंडी के अस्पताल के डॉक्टरों ने अनोखा कारनामा अंजाम देते हुए 2 दिन के जिंदा बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया लवाहिकीन ने डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक भी की रुबीना नामी खातून के हाँ वो दो रोज कबल बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था बच्चे की हालत ख़राब थी डॉक्टर्स ने उजलत में आप ये कहें कि जल्दी जल्दी में आकर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया और डेथ सर्टिफिकेट पर लिखी तहरीर में वाज़ेह है कि मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है और फिर डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर तैयबा सदफ की मोहर और दस्तखत भी मौजूद हैं और मामले पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है एमएस जो अस्पताल हैं डॉक्टर अख्तर महमूद मलिक का कहना है कि इंक्वायरी में जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताहम मेडिकल की तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद हैं जब मरीज की सांस बहुत मध्यम हो जाती है और उसके जिंदा होने का यकीन भी नहीं रहता तो उसको उसके हवाले से इस तरह के आप ये कहें कि डेथ सर्टिफिकेट्स भी जारी कर दिए जाते हैं और 2 रोज का बच्चा था जिस हवाले से ये हुआ ये असल इसके पीछे क्या कहानी है क्या मामला ये जानते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है अनवार अब्बासी अनवार बहुत शुक्रिया आपकी ये बताइएगा ये क्या मामला हुआ है गजल दरअसल बात यह है कि बेशक पंजाब हुकूमत की जानब से बहुत सारे महकमों में इस्लाहात की गई हैं लेकिन सेहत के हवाले से जो इस्लाहात हैं वो सिर्फ इस्लाहात की हद तक के दावों की हद तक ही हैं रावलपिंडी के बिल्कुल अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर वो इस्लाहात हमें नजर नहीं आ रही हम्म ये वाकया भी इसी तरह जो हुआ है ये रुबीना नामी खातून के यहाँ 2 दिन कबल एक बच्चे की वहां पर पैदाइश हुई और उसके बाद बच्चे की जब सांसें बिल्कुल कम हुई तो उसको डेथ डिक्लेयर करके उनके वकील को डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया डॉक्टर सदफ नामी जो डॉक्टर थी उसने उसकी मौत भी मौजूद है डेथ सर्टिफिकेट पे जो उनके वर्सा के हवाले वकील के हवाले किया गया और ये बताया गया कि आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है ताहम जब बच्चे की डेड बॉडी डॉक्टर्स ने अपनी तरफ तौर पे वर्सा के हवाले की तो बच्चे की सांसें चल रही थी उनकी एक खातून ने बताया कि बच्चा अभी जिंदा है इस पर जो वकील की जानब से शोर मचाया गया उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो अभी जिंदा है और आप डेथ इसकी डिक्लेयर कर रहे हैं तो इस पर जो डॉक्टर्स एकदम फिर हरकत में आए और उसको वेंटिलेटर पे मुंतकिल किया गया लेकिन गफलत की इंतहा देखें कि वकील को डेड बॉडी के तौर पे बच्चा दिया गया कि इसकी डेथ हो चुकी है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बाकायदा तौर पर और डेथ सर्टिफिकेट बनाने में भी काफी वक्त लगता है घंटों दरकार होते हैं सरकारी अस्पतालों में अगर किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक लंबा प्रोसेस
तय करना पड़ता है। और आप यकीन करें कि कम से कम बाज़ औक़ात 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं डेथ सर्टिफ़िकेट के वसूल के लिए। हुँ। अब चूँकि बच्चे की जो डेथ डिक्लेयर की गई कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है, उसके बाद उसके लवाहिकीन को डेथ सर्टिफ़िकेट, इस प्रोसेस को कम से कम 2-3 घंटे तो हुए होंगे। इस दौरान बच्चा लवाहिकीन को दिया गया, एक डेड बॉडी के तौर पे दिया गया, लेकिन एक खातून जो जिसके जिसके हवाले वो बच्चा किया गया था, तो उसे महसूस हुआ कि बच्चा अभी ज़िंदा है और साँसें अच्छा, ले रहा है। इसका अनवर उसको मुझे ये शोर बताएँ मिला कि है। ये फिर किस बुनियाद पर उन्होंने डेथ सर्टिफ़िकेट जारी किया? जब बच्चा ज़िंदा था, उसकी सांसें भी चल रही थी और जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं अमूमन इस वर्किंग में कि आपने किसी का सर्टिफ़िकेट जारी करना है, डेथ सर्टिफ़िकेट। तो बच्चे को क्या बीमारी थी कि जिस बुनियाद पर उन्होंने जल्दी से चेक किया और इतनी जल्दी थी उनको कि मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं बनता फिर इन पर? देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंसेस तो है यहाँ पे मैं कहूँगा, और मोस्टली जो सरकारी अस्पताल है, बिल्कुल बिलखसूस बीबीएच है, होली फैमिली है या दीगर डीएचक्यू अस्पताल है, वहाँ पर इस तरह की कंप्लेंट्स तो हो रही होती हैं। और जब कोई जो लवाहिकीन में से, अटेंडेंट्स में से कोई अगर शिकायत भी करता है, तो उस पे डॉक्टर्स की जानब से हरासमेंट का केस बना दिया जाता है कि भाई हरास किया जा रहा है हमें। और यहाँ अब जो सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स की जो यहाँ पे यूनियंस हैं, वो इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पर किसी की मजाल नहीं है कि डॉक्टर से जाके शिकवा कर सके या शिकायत कर सके कि उसके साथ ज्यादती हुई है। चूंकि न्यू बॉर्न बेबी था, तकरीबन 2 दिन उसके पहले उसकी पैदाइश हुई थी और डॉक्टर्स ने ये बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। और ये इस उजरत में उसे बताया गया कि उसने चेक करने की, डॉक्टर जो थी तैयबा थी, जो उन्होंने चेक करने की भी ज़ेमत गवारा नहीं की, और ये बता दिया गया कि इसकी डेथ हो चुकी है, न्यू बॉर्न बेबी था, और उसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। और ये गफलत की इंतहा है। इसमें चूंकि अगरचे होली फैमिली इंतजामिया की जानब से एक इंक्वायरी कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन अमूमन जब भी होता है ऐसे के वाकयात होते हैं, उस वाकये की धूल बिठाने के लिए इस तरह की इंक्वायरी कमेटीज बना दी जाती हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा फिर भी सिफर होता है, कुछ कार्रवाई नहीं होती ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ। लेकिन ये एक बड़ा अलमिया है कि सरकारी अस्पतालों में जिस तरह का ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे मरीजों को, उनके साथ अटेंडेंस को किया जाता है, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इस पे अगर एक्शन लिया जाए, और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब जो इस्लाहात ला रही है मुख्तलिफ इदारों में, तो इस तरह की इस्लाहात अगर अस्पतालों में, बिलखसूस रावलपिंडी के अस्पतालों में लाई जाएँ, तो अवाम की बहुत बड़ी जो मुश्किल है, उसका हल किया जा सकता है। अभी हाल ही में डॉक्टर एजाज भट्ट जो यहाँ के एमएस थे, उन्हें मुबैना तौर पर ये गफलत की बुनियाद पर उन्हें बिल्कुल। अपने ओहदे से हटाया गया और तब्दील किया गया। डॉक्टर अख्तर महमूद मलिक को नया एमएस तकरीबन एडहॉक बेसिस पे अभी उन्हें तैनात किया गया है। वजह ये थी कि यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि जो मेन एंट्रेंस है होली फैमिली की, जो मरीजों के लिए दरवाजा था, वो उसे बंद कर रखा था। बड़ी दूर से घूम के वहां पर पेशेंट्स को आना पड़ता था और वहां पे काफी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा दीगर भी जो इंस्पेक्शन टीम आई थी वज़ीर आला की, उसके हुँ। कंप्लेंट्स वहां पे पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स ने रिकॉर्ड करवाई थी, जिसकी बिना पर उन्हें अपने ओहदे से हटाया गया था। लेकिन इसके बावजूद कोई खास मैं ये समझता हूँ कि उसमें बेहतरी नहीं अच्छा, आई। और इस अनवार, चूंकि ये आपकी बीट भी है, आप इसको कवर भी करते रहते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात आपने हमारे साथ शेयर किए, हमने देखा सरकारी अस्पतालों की क्या क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन अब देखें कि इतना बड़ा ये वाकया होना, अफसोसनाक वाकया होना किसी भी पेरेंट्स के, जो जो फॉर एग्जांपल जो इतने पढ़े लिखे नहीं है पेरेंट्स, जिनको नहीं पता इस हवाले से, उन्होंने तो सारा तकिया डॉक्टर के ऊपर किया हुआ है कि बस जो डॉक्टर कहेगा वही होगा। वो तो अचानक से, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से था कि उनको अपने बच्चे के हवाले से पता था कि वो अभी जिंदा है। एक तो मुझे ये बताइएगा उस बच्चे की कंडीशन अब कैसी है, उसको क्या बीमारी थी कि उसको डॉक्टर्स के पास लाया गया, और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो डॉक्टर सदफ हैं उनके हवाले से कोई एक्शन लिया गया है कमेटी के अलावा, कुछ इसके ऊपर डिस्कशन हुई है? क्योंकि आपके मुताबिक, जैसे आप भी जिक्र करें कि कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद वाकयात हुए हैं। देखिए, डॉक्टर सदफ के हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी है, अभी तक फैसला मैंने पहले भी बताया कि इंक्वायरी कमेटीज़ महज़ जो दबाव होता है, जो हम्म। अटेंडेंस का या जो मुतासरा लोग होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनका दबाव होता है, उसको ज़ाइल करने के लिए कमेटी बना दी जाती है और यकीन दहानी कराई जाती है कि डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी कोई ना माज़ी में हुई है, ना होगी। बहुत कम ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाता है, उन्हें बरतरफ किया जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सरकारी अस्पतालों में अलमिया ये है कि यहाँ पर चूँकि एक तो एक्स्ट्रा बर्डन होता है वहाँ पर पेशेंट्स का, डॉक्टर्स पर, चूँकि सरकारी अस्पताल हैं और वहाँ पर लोगों की दूर-दराज़ इलाकों से पेशेंट्स आए होते हैं और वहाँ पर उनका रवैया वैसे ही जो वहाँ पे पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के साथ जिस तरह का होता है, इंतहाई नारवार रवैया होता है। और बिलखसूस जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आपने बताया कि लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होते, चूँकि डॉक्टर्स उसी डॉक्टर की हिदायत पर ही अमल कर रहे होते हैं, जैसा उन्हें बताया जाता है, वही किया जा रहा है। जिस तरह बताया, ना सिर्फ बहुत सारे ऐसे वाकयात भी होते हैं कि इंतहाई महँगे टेस्ट भी लेके दिए जाते हैं, इंतहाई गरीब लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इलिटरेटेड होते हैं, उन्हें इस इल्म नहीं होता कि ये किस नौइयत का टेस्ट है या किस नौइयत की दवाई है, वो लाकर बाहर से भी लाकर देने पे मजबूर होते हैं। चूँकि उन्होंने चूँकि रिलाई करना होता है, डॉक्टर्स पे करना होता है, उनकी हिदायत
बुनियाद पे करना होता है। लेकिन ये गफलत की जो रवैया होता है इंतहाई, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया होती है सरकारी अस्पतालों की, उन्हें कम से कम इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि डॉक्टर्स को पाबंद किया जाए कि कम से कम जो इंतहाई क्रिटिकल पेशेंट होता है या उसके अटेंडेंट्स जो होते हैं, साथ उस वक़्त वो इंतहाई स्ट्रेस होते हैं, इंतहाई वो एक तकलीफ़-देह मरहला उनके लिए होता है, और ऊपर से जो इंतज़ामिया का रवैया होता है, सिर्फ़ डॉक्टर्स का ही नहीं, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ का भी रवैया उनके साथ इंतहाई तहक़ीर-अमेज़ होता है, जिसकी वज़ह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे इस तरह के झगड़े, लड़ाइयाँ भी होती हैं, और बाज़ ये होता है कि एफआईआर्स का इंदराज जो उनके अटेंडेंट्स के खिलाफ कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट्स के खिलाफ उनकी एफआईआर्स का भी इंदराज कर दिया जाता है, लेकिन अपनी जो खुद एहतसाबी नहीं की जाती कि डॉक्टर्स का रवैया कैसा है। अगर मेरा मिसाल के तौर पे अगर मेरा पेशेंट वहाँ पे मौजूद है, तो मैंने जाके डॉक्टर से पूछना होता है उसकी बीमारी के हवाले से कि कौन-सी बीमारी है, इसकी हवाले से उसकी कंडीशन क्या है। तो इस पे जब उनसे दरियाफ्त भी किया जाए तो उन्हें बड़ा नागवार गुज़रता है, उनका रवैया इंतहाई जो मैं ये समझता हूँ कि वो नाकाबिले बयाँ होता है। और सरकारी अस्पतालों में हम चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे हमने जाना होता है, वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनकी शिकायत होती हैं। बिल्कुल, ढेर आप सही कह रहे हैं। अच्छा अनवार, जब मुझे अब ये बताएं कि वो जो मुतासरा वालिदैन हैं, उनका भी कोई मौक़िफ़ सामने आया, वो इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, उनके जो वालिद की जब हमारी बात हुई थी, उनको ये कहना था कि चूँकि हमें ये बताया गया कि उनके बच्चे की डेथ हो चुकी है, हम तो डेड बॉडी लेके जाना चाह रहे थे। उनकी एक बहन थी जिसके हवाले डेड बॉडी की, उसने ये बताया कि बच्चा अभी ज़िंदा है। उनका ये कहना था, ये इंतहाई गफ़लत का मुज़ाहरा किया गया हमारे बच्चे को, जो उसकी डेथ डिक्लेयर की गई, और ये इंतहाई अफ़सोसनाक है। उनका ये मुतालबा किया था वज़ीर आला पंजाब से कि ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ फ़ौरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग दूर अफ्तादा इलाकों से ये लोग आते हैं, इनकी इतनी एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं होती, ये बेचारे रो ही सकते हैं। बिल्कुल। ज़ाहिर तो मीडिया पे खबर चलने के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ जो गफलत की इस मर्तकब होती है, जो इंक्वायरी नतीजे कमेटी के ऊपर अब जी। क्या कुछ होगा अनवर अब्बासी, आप भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम भी आपसे पूछेंगे, और फिर मामलात हमें वही बात है आप वाली कि कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अनवर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, रावलपिंडी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, और तमाम तर डिटेल बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ है और इतनी गफलत बरती गई है। अब खुदारा इस हवाले से कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और इस तरह के जो डॉक्टर्स रखे जाते हैं जो उजलत में काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से भी कोई ना कोई इकदाम ज़रूर होने चाहिए, ताकि इस तरह से वो किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट जारी ना कर दें। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी। वो कुछ यूँ रहा है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक बड़ी कानूनी रुकावट खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब ये सवाल जोर पकड़ गया है कि क्या जल्द ही महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर देखा जाएगा या फिर नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भी फाइल कर दिया गया है, जिससे पार्टी के अंदर नज़्म व ज़ब्त इख्तलाफात पर एक नई बहस जन्म ले रही है। ऐसे में जो आपको पता है कि जिस तरह की मुश्किलात थी 2025 में, सियासी साल के बाद अब 2026 में पीटीआई किन तवक्कुआत, किन हिकमत अमली और किन मुज़ाकराती रास्तों के साथ आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती, उनका क्या लाहे अमल होगा, इन्हीं सवालात के जवाब जानने की आज करेंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले टू स्टार्ट विद कि कौमी असम्बली में जिस तरह से नए अपोजिशन लीडर की तकर्री की राह में हाइल एक आप ये कहें कि बड़ी कानूनी रुकावट दूर हो गई है, तो क्या हम कुछ वक्त में अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि कानूनी कौन सी रुकावट थी। सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक आदमी का नॉमिनेट किया है। सबसे ज्यादा वोट बेसिकली इट्स नंबर ऑफ द पीपल जो वोट करते हैं एक किस्म के, जिसके ऊपर एतमाद करते हैं, उसको वो लिख देते होते हैं। स्पीकर को भी लिख दिया था और चेयरमैन सेनेट को भी मिल दे दिया था। चेयरमैन सेनेट से हम सारों की मुलाकात भी हुई थी, मैं भी उस मुलाकात में था। चेयरमैन सेनेट ने उसमें कहा था कि जी मैं पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा सर आप किससे पूछेंगे, ये तो आपका प्रेरोगेटिव है, ये तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं अपने पार्टी पीपल्स पार्टी से पूछूंगा। मैंने कहा जी पीपल्स पार्टी का इससे क्या लेना देना है, इसमें चीज है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आपको तो पता है ना कि क्या आप समझ जाए ना। तो अब मैंने कहा कि मैं क्यों समझ जाऊं, मतलब
why do you have to ask some people? हर दफा जिससे भी कहो वो कहते हैं पूछ के बताऊंगा। तो फिर देखिए ये सारी चीजें, इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं थी, ये बेसिकली वो पूछ के बताऊंगा वाले बात है। तभी हम कहते हैं कि इनकी लोगों के पास इख्तियारात नहीं है। जब आपके पास इख्तियारात ना हो, लेट्स से मेरे घर में मेरे पास इख्तियारात है, मेरे मुलाजिम के पास डिस्कशन नहीं को है, भी तो कहा आप जा हर सकता है, दूसरी डिस्कशन तो चीजें मेरे लाजमी होती है। मुलाजिम से पूछेंगे, वो कहेगा कि जी मैं साहब से पूछ के बताऊंगा। तो आप मुझे बात बताएं, आप उससे बात करना चाहेंगे या मुझसे बात करना चाहेंगे? सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इन लोगों के पास इख्तियारात नहीं है, दे डू नॉट होल्ड एनी पावर टू डिसाइड एनीथिंग। इवन ये किसी एक बंदे का इधर से उधर का तबादला नहीं कर सकते। इन लोगों को कहा जाता है इनको वोट देना, इनको वोट नहीं देना, ये उस लिहाज से हो जाता है। तो मेरी नजर में अगर आप देखा जाए, इनको अचकजई साहब को और अलामा नासिर साहब को बहुत पहले, कोई 4-5 महीने पहले ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, या 3-4 महीने पहले जब भी वो हो गया था, उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट, और बल्कि नॉट नॉमिनेट तो हमने किया है, उनकी वो आ जानी चाहिए थी कि जी ऑर्डर आ जाने चाहिए थे कि हाँ जी आज के बाद से ये लोग लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं। सही। बस अच्छा सर, सिंपल सी मुझे बात ये है। बताइएगा, जिस तरह कि मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले थे ना सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के, उनके खिलाफ की न्यायालय का रेफरेंस भी अब फाइल हुआ है। तो क्या सख्त कार्रवाई से पार्टी के अंदर अब कोई इख्तलाफात कम होंगे, या फिर हम ये कहें कि जिस तरह से आपके इख्तलाफात बढ़ते आते चले जा रहे हैं, इसी तरह से मजीद इम्कान भी है? मेरे लिहाज से तो सैफुल्लाह आबड़ो बहुत अच्छे, मेरी उनके साथ बातचीत थी, बड़े अच्छे वो थे। अनफॉर्चुनेटली किसी प्रेशर की वजह से या किसी वजह से जो उन्होंने तकरीर की थी, उससे यही पता चलता है कि उनके फैमिली के, उन्होंने कहा था उनके फैमिली के 10 लोगों को अगवा किया गया था, जिसकी बेसिस पे शायद वो ये कर रहे थे। लेकिन वट एवर द रीजन, उन्होंने वहां पे वो कर दिया था, ये इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया था। मेरे लिहाज से तो ये लेटर उसी दिन, जिस दिन उन्होंने पहला वोट दिया था, उसी दिन चले जाना चाहिए था। ये तो इतनी देर बाद किया है, ये तो मेरे लिहाज से दिस इज अ बिट टू लेट, लेकिन स्टिल इट्स बेटर लेट देन नेवर। ये चीज अपनी जगह पर है, कोई मसला नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछे, मेरे तो लिहाज से पहले दिन वो उनके पहले वोट के बाद उनका दूसरा वोट भी मुतनाज़ हो जाता है, क्योंकि पहला वोट जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ दिया है, उसके ऊपर आर्टिकल 63A आ जाता है। अब आर्टिकल 63 अगर आप पढ़े तो चलो, हमने पहले जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया था कि आप लोग वोट भी ना काउंट करो और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दो, ठीक है। तो हम 26वीं तरामीम में या 27वीं तरामीम के जो पहला हिस्सा था जिसके ऊपर उन्होंने वोट दिया था, उसके बाद हम अगर उनका वोट गिन लेते हैं, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो सेकंड हुआ था उनके अंदर, तो वो दोनों डिस्क्वालीफाइड है आर्टिकल 63A के तहत। तो आई डोंट नो हाउ डू दे, हाउ वुड यू पास दोज थिंग्स टेक्निकली। तो वो आर्टिकल जो 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 27वीं तरामीम है वो पूरी तरह से नहीं हुई, उसमें जो दूसरा सेक्शन था वो नहीं हो सका, मेरे नजर में तो वो नहीं हो सका। ये मेरी एक जाती राय है, एज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, लेकिन जितना मैंने टाइम गुजारा है सेनेट में और जितना मैंने ये चीजें की, मेरे लिहाज से ये एक बहुत बड़ा मुतनाज़ चीज। अच्छा सर, मुझे ये बता, चूंकि आपसे बात आज हो रही है 2026 में बैठकर, लेकिन मैं आपसे एक मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालें। हमने देखा 2025 की अगर बात करें तो बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थी। खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी जाती थी, उनकी बहनों के हवाले से भी, फिर उनकी अहलिया को, उनको इतनी 10-10 सालों की सज़ाएँ भी हुई। अब मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी मुश्किल था 2025, आपको अब 2026 से क्या तवक्कुआत हैं, क्या कुछ आपके लिए बेहतर हो सकता है? मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और अगर आपको मुश्किलें नजर नहीं आ रही, तो एक दफा आप रुक कर देख ले कि आप सीधे रास्ते पर हैं भी या नहीं है, क्योंकि सीधे रास्ते पर हमेशा मुश्किलात होती है। ठीक है, मेरा ये ख्याल है ये मुश्किल आई है, बिल्कुल आई है, हमें इसको बर्दाश्त भी करना होगा और इसका हल भी ढूंढना होगा। उसका हल ये था, जैसे जब हम हिस्ट्री में नजर डालते हैं तो सबसे बड़ी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है कि जब वो मक्का छोड़कर चले गए थे, इन सारे जुल्मों की वजह से उनको मक्का छोड़ना पड़ा था, तो उन्होंने वहां पे एक सुलह की थी, सुलह हुदैबिया किया था, जो कि
टेक्निकली ऑन पेपर वो सारी चीजें जी थी वो मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन इन दी एंड अल्लाह ताला ने उसी से ही मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा दिया। तो बाज दफा आपको, और वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आप उसको समझ लें, मतलब हम तो उसको ठीक है हमारे लिए तो वो एक मशले राह है, हमारे रहमतुल्लिल आलमीन ने एक फैसला किया है सारी चीजें, लेकिन एट द सेम टाइम दैट वाज द स्ट्रोक ऑफ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रोक, कि आप एक ऐसी चीजें कर ले जो बजाहिर उनको हो लेकिन एक्चुअली फायदा लॉन्ग टर्म में आपको हो रहा है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये डायलॉग जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके और पावर्स के दरमियान में, पॉलिटिकल पावर्स आप कहना चाहते हैं तो कह दें, लेकिन दे आर द फ्रंटमैन, उनके साथ आप जरूर वो करके डिस्कशंस करके कर लें, और ये इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मुल्क को होना चाहिए। मुल्क इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, उसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और पिछले 4 सालों में जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 1.7 है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.55 है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो मनफी ग्रोथ है, 0.8 के लिहाज से हमारी मनफी ग्रोथ है। तो ये बहुत जुल्म है, और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात है बुरे होते जा रहे हैं। जब हमारा जमाना था उस वक्त 5 में से 1 से कम, 5 में से 0.8 बंदा जो था वो उससे गुर्बत की लकीर से नीचे था। आज तकरीबन हर दूसरा शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे। अगर इस चीज को आपने एड्रेस ना किया तो मेरे लिहाज से अगले 2 साल में यहाँ से जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ से छोड़कर जा रही है। पिछले 4 सालों में 25, और ये साल जो गुजर गया 2025 में 5 बड़ी कंपनियां छोड़कर चली गई। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में एक लॉटे, एक पेट्रोकेमिकल वो कंपनी है, ये अभी दिसंबर में उसने भी अपने 75% शेयर्स बेच के वो यहाँ से छोड़कर जा रही है। अच्छा तो ये सर, चीजें मुझे ये अच्छी बताइएगा, नहीं है मुल्क बिल्कुल के आप लिए। दुरुस्त कह रहे हैं, तरह से हुआ है, इस हवाले से भी इक़दामात होने चाहिए यकीनी तौर पर। अच्छा मुझे सर थोड़ा सा आप मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें नज़र आती है मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या PTI की अब कोई हिकमत अमली होगी भी या फिर नहीं होगी, क्योंकि पेशकश आती है, फिर जवाबी पेशकश में टाल मटोल की जाती है। फिर हम देखें कि कुछ पार्टी के ऐसे रहनुमा हैं जो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कहते हैं जिन्होंने मुज़ाकरात किए तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे, और फिर जिस तरह से सुहेल आफरीदी भी जो है वो जलसे कर रहे हैं। अब सवाल एक ये भी उठ रहा है कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या हिकमत अमली है आपकी मुज़ाकरात के हवाले से? मुलाकात तो आईनी तौर पे इमरान खान का हक है, उनको मिलना चाहिए, हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, और उसके लिहाज से, और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, उसके लिहाज से हम लोग एक स्ट्रीट एजिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक चीज होगी मुलाकात के रेफरेंस से, और इसमें हम लोग कर रहे हैं, और यही सारी चीजें ठीक तब कहीं जाके ठीक होगी। लोगों को, हम सबको एक एक कदम, 2-2 कदम इस मुल्क की खातिर पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन देखिए हम लोगों ने हमेशा ये होता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो अब जैसे तालिबान है वो इस्लाम के नाम पे इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम लोग इस मुल्क के नाम पे इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग किसी अपने इज्जत के नाम पे इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये जो ऑनर किलिंग होती है वो एक्चुअली डिसऑनर होती है, वो ऑनर नहीं होता। तो हम लोग उसके नाम पे गलत काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान भी जो है ना, डेमोक्रेसी के नाम पे, वो मुल्क की दिफा के नाम पे, सब चीजों के लिहाज से पाकिस्तान को ओवरऑल पॉलिटिकली डिस्टेबल कर रहे हैं। पाकिस्तान जब पॉलिटिकल डिस्टेबल होगा तो वो इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो जाएगा। जब इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो जाएगा तो एक खास हद के बाद आप देख लें कि पिछले 4 सालों में जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, आप देख ले वो बहुत ही ज्यादा है। तो और हमारी इंपोर्ट्स जो है ना वो डबल डिजिट्स पर पहुंच गई है। तो खैर एनीवे हमें इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा, और कोई इसका हल एक निकालना ही ये है सही, कि बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो यही कह रहे थे कि अब कोई हल निकालना होगा और मुल्क की तरक्की के लिए कोई हल निकालना होगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में शुगर और फैटी लीवर तेजी से बढ़ते हुए सेहत के मसाइल बन चुके हैं, जिनकी बड़ी वजह गैर बैलेंस यानी कि गैर मुतवाजन तर्ज ज़िंदगी, गलत खुराक और फिर इसके साथ जिस्मानी सरगर्मी की अलामत भी हो सकती है। और अच्छी खबर यह है कि शुगर और फैटी लीवर को सिर्फ दवाओं पर इन्हिसार किए बगैर कुदरती तरीकों और सेहतमंद लाइफस्टाइल अपना कर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप एक बैलेंस फूड ले लें, बैलेंस खुराक ले लें, फिर बाकायदा आप अगर वर्जिश कर लें, इसके साथ साथ आपकी जो वज़न है उसमें आप कमी कर लें, फिर रोज़मर्रा आदात में मुस्बत तब्दीलियाँ अगर आप ले आएँ, शुगर लेवल को बेहतर बना सकती हैं आपके, बल्कि जिगर की सेहत को भी आप बहाल रख सकती हैं, उसमें भी मददगार साबित हो सकती हैं। और इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं फैज़ गुलजार साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने जिस तरह से वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं, जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में बात की थी, कि डायबिटीज़ जो है ये आम मसला है लोगों में, और इवन अब तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों में भी ये बीमारी खासी आम हो चुकी है, क्योंकि मेरे अपने घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शुगर की शिकायत है और वो बाकायदा एक ट्रीटमेंट भी उनका चल रहा है। ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है? लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं है? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना, इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त करंटली 35% जो हमारी आबादी है वो रजिस्टर्ड डायबिटिक्स है, ठीक है। अगर किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये नंबर नज़र आ रहा होता तो शायद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी होती, लेकिन ऑन एन गवर्नमेंट लेवल, नेशनल लेवल इस चीज़ के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से काम नहीं कर रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड आई बिलीव दैट इन द कमिंग ईयर्स, अगले 5 साल के अंदर ये नंबर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चले जाएगा। इसकी बहुत सारी वजूहतें हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली किसी एक इशू के हवाले से इशू को रेस करने की कोशिश करूं, तो उसके अंदर जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है इसके अंदर। अच्छा। जेनेटिक इशू जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अद्वियात या इंसुलिन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात चाहिए तो आप यूट्यूब पे डॉक्टर जेसन फंग को सर्च कर सकते हैं, या गूगल पे लिखिए हाउ डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, और आपको मल्टीपल रिसर्चेज मिल जाएंगी, मल्टीपल तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में या रिवर्स करने में आपको मदद दे सकती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो इसके अलावा मामलात हैं हेल्थ रिलेटेड, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर का इशू, फैटी लिवर का इशू, ये सब इंडिविजुअली काम नहीं या इंडिविजुअली नहीं ग्रो करते बॉडी के अंदर, बल्कि इन तमाम इश्यूज़ का जो रूट कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लें तो आप डायबिटीज़ से जान छुड़ा सकते हैं, आप फैटी लिवर से जान छुड़ा सकते हैं, आप हाइपरटेंशन से जान छुड़ा सकते हैं, और आपको इसके लिए किसी भी एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ बेसिक चेंजेस सिर्फ करनी है, जिसके ज़रिए आप अपना जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक रहेगी बात, आपने सवाल किया कि किस तरीके से हम डेली रूटीन के अंदर चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उसमें 2 बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ सबको। उसमें पहली चीज़ ये है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की तादाद बढ़ा दीजिए, रोटी चावल आलू की तादाद को कम कर दीजिए, ये है पहली चीज़। अच्छा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने मूवमेंट करनी है। इसकी मैं अगर मिसाल दूं आसान अल्फाज में, तो एक टैंक है पानी का जो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि आप शुगर ले रहे हैं और वो शुगर कहीं यूटिलाइज नहीं हो पा रही बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इम्बैलेंस का शिकार है, ठीक है। अब उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं? एक ओवरफ्लो होते हुए वाटर टैंक को आप एक तो इनलेट से कंट्रोल करते हैं और उसका जो आउटफ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। हमारी ज़िंदगी के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर जो हमारा आउटफ्लो होता है वो एक्टिविटी लेवल होता है, यानी सुबह से शाम तक मैं क्या कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है, और दूसरा खुराक जो पेट है। तो आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रोटी चावल आलू को कम करके न्यूट्रिएंट को कंट्रोल करना है, और वर्जिश के जरिए आपने उसके आउटपुट को कंट्रोल करना है। अच्छा, अगर आप ये एनर्जी बैलेंस बरकरार रखेंगे, डायबिटीज से भी अच्छा, ये ना आपने बहुत फैसला अच्छी बात की है मूवमेंट के हवाले से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं करते। लेकिन वर्जिश वगैरह और इन चीज़ों पर आने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो अब आजकल कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से, क्या ये भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है?
देखिए रोक और कम नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि रिवर्स हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको 10, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो 10-15 साल से इंसुलिन के ऊपर हैं, वो ये 3 महीने के लिए अपनी खुराक को कंट्रोल करते हैं, अपनी वर्जिश को बढ़ाते हैं, वो रिवर्स कर जाते हैं डायबिटीज़ को, राइट। सो इट इज़ दैट सिंपल। बट जो तरीक़ाकार हैं उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग हैं जो भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसके ज़रिए कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं। फास्टिंग में क्या है और कुछ नहीं है, कंट्रोल कर रहे हैं आप कैलोरीज को क्योंकि आपने पूरा दिन भूखे हैं, राइट, कैलोरीज कंट्रोल हो रही हैं, और दूसरा ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी जो एडिशनल कैलोरीज हैं वो बर्न हो रही हैं। सो ये मुख्तलिफ तरीके कार हैं। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है आप वो कीजिए, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं सूट करता, आप छोटी पोर्शंस के अंदर सुबह से शाम तक 4 या 5 मील्स लेते हैं, कोई बात नहीं, आप उस तरीके से कर लीजिए। लेकिन उसमें सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन इज़ दी प्रोटीन इनटेक। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल मास है वो प्रोटीन के अमीनो एसिड के ज़रिए सस्टेन करता है। सही। और हम लोग ना अंडा जर्दी के साथ खाते हैं, खवातीन को जो है वो मछली से स्मेल आती है, बीफ का उनका इशू है, चिकन का उनका मसला है। सो ये मामलात जो है ना सोसाइटी के अंदर हेल्थ इश्यूज को और बदतर करते चले जाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन इंटेक बढ़ा के रखें, रोटी चावल आलू को कम रखें और एक्सरसाइज करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह से ये जो मेडिसिन है ये कंट्रोल नहीं करती शुगर को, ये तो बस ऐसे ही है कि आप मेडिसिन लेते रहें, खर्चा करते रहें, पैसे लगाते रहें। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें तो आपकी ये डायबिटीज़ जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा है मुमकिन? तो फिर इतनी महंगी महंगी इंसुलिन दवाइयाँ लोग क्यों लेते हैं? देखिए जी, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, मैं उसको ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। बट GLP-1 की अगर आप बात करें या आप ओजेम्पिक की बात करें तो वो भी काम वही कर रहे होते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो रहा होता है। आपकी जो भूख है उसको, एपेटाइट को कंट्रोल या दबाया जाता है, जिसके ज़रिए आप कम खाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू लूज वेट एंड यू गेट द डायबिटीज़ रिवर्स्ड। बात वही हो रही है, अब आपने अगर शॉर्टकट लेना है, इंजेक्शन लगा के करना है, तो वो आपके सामने उसके साइड इफ़ेक्ट्स और क्या ड्रॉबैक्स होंगे। अगर आप नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं उसको रिवर्स, तो उसके किसी भी किस्म के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट देयर आर मल्टीपल मेडिसिन इन द मार्केट। अगेन क्वेश्चन इज़ कि आपको ज़रूरत क्यों है मेडिसिन की, राइट? या तो मजबूरी हो ना, आप डेथ बेड पे तो नहीं है कि आपको मेडिकेशन लेके इस मसले से जान छुड़ानी है। So right, you're leading a normal life. Lead a normal life. Eat organic food, eat healthy food, और वर्जिश करें और ख़त्म करें डायबिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में से। क्यों अच्छा, अपनी ज़िंदगी मुझे ये में साथ लेके चलें? अच्छा फाइज, मुझे ये बताएं कि फैटी लीवर क्या है? इस हवाले से मैं चाहती हूँ आप देखने वाले नाज़रीन को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, और इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को फैटी लीवर है? आसान अल्फाज में अगर बताने की कोशिश करूँ तो जो आपका लिवर है उसके अराउंड फैट के डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं। ये सिंपल टर्म्स के अंदर समझने के लिए ये होता क्यों है, इसकी भी अगेन रूट कॉज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो तमाम ऐसी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं उसका इंसान को शिकार बनाती है। अच्छा। उसमें होता ये है कि जब आप ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं ओवर द ईयर्स, 2 साल 3 साल, फॉर इंस्टेंस अगर आप जो मेरी 24 घंटे के आज जो मैंने गुजारने हैं उसके लिए जो मुझे एनर्जी दरकार है वो 2 रोटियों की है। अगर मैं 2 रोटी की जगह 3 रोटी खाता हूँ तो एक एडिशनल रोटी मेरी बॉडी में एज एनर्जी सोर्स कंजर्व हो जाती है। यानी कि ब्रेन मेरी बॉडी को सिग्नल देता है कि हमारे पास ज़रूरत सिर्फ 2 रोटियों की है, लेकिन एक एडिशनल रोटी हमारे पास आ गई है, तो इसको आप फॉर फ्यूचर एनर्जी यूटिलाइजेशन बॉडी में स्टोर कर लें। बट ये एक दिन की कहानी है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 365 डेज से, एंड देन 2 years, 3 years, 4 years। सो ओवर द ईयर्स जो ये एडिशनल कैलोरीज आपकी बॉडी में कंजर्व हो रही होती हैं, स्टोर हो रही होती हैं, उसको कहीं ना कहीं तो बॉडी ने यूटिलाइज करना है। सो व्हाट हैपेंस इज कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे वो एडिशनल कैलोरीज आपकी बॉडी में सेल में नहीं यूटिलाइज हो पा रहे होते, क्योंकि आपकी एनर्जी की एक्सर्शन उस तरीके से नहीं होती। सो अगर आपने कहीं एनर्जी बर्न नहीं कर रही है तो वो बॉडी उसको ज़्यादा अरसे या बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोर नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ हाउ यू सफ़र फ्रॉम फैटी लिवर। फिर वो जो फैट आपकी बॉडी में बाकी जगह पे आपको जैसे नज़र आ रहा होता है, इसी तरीके से फिर ये ऑर्गन्स के ऊपर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, और जब ऑर्गन्स के ऊपर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है तो फिर लिवर कैंसर की तरफ भी सिचुएशन चली जाती है। और फिर तब जाके मामला यही वजह है कि आपको जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक,
हार्ट अटैक का इशू रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो ये वही फैट डिपॉजिट है बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे जो आपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं किया, जो कि होना चाहिए था थ्रू एक्सरसाइज और मे बी थ्रू एडिशनल एक्टिविटीज़, वो आपने सिंस नहीं किया। आप घर में बैठे रहे, सोफे पे बैठ के आप सिर्फ ऑर्डर खाना करते रहे हैं, तो वो बॉडी के अंदर ऐसी जगह पे डिपॉजिट हो गया जो अब एक बीमारी बनता चला जा रहा है। अगेन इसका सॉल्यूशन वही है, यहाँ से भी वापसी उसी तरीके से होगी कि प्रोटीन बढ़ाएं, रोटी चावल आलू को कंट्रोल करें और वर्जिश करें। इसके अलावा दुनिया की कोई दवाई आपको ठीक नहीं करेगी। अगर आप हाइपरटेंशन के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, अगर आप फैटी लिवर के लिए दवाई ले रहे हैं, अगर आप कोई डायबिटीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं, तो ये याद रखें कि ये मसले को आप मास्क कर रहे हैं। अच्छा। जब तक आप एक ख़राब दीवार के ऊपर प्लस्तर लगाते रहेंगे और अंदर से जो पाइप फटा हुआ है उसको आप सही नहीं करेंगे, वो दीवार कभी ठीक नहीं हो सकती। तो आप लेते रहें दवाई, आपकी जो तबीयत होगी वो कुछ वक्त तक कंट्रोल रहेगी। स्टार्ट करेंगे आप 5 mg की दवाई से, 10 mg डॉक्टर कर देगा। फिर इंसुलिन आप स्टार्ट करेंगे 5 IU के ऊपर, 4-5 साल के बाद वो शायद 15-20 IU पे चले जाए। तो इट विल बिकम अ प्रोग्रेसिव डिजीज। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस थिंग यू नीड टू गेट रिड ऑफ सॉरी टू कट यू फाइज, मुझे यहाँ पे आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछनी है। पहले भी आपने मूवमेंट का जिक्र किया था, अभी भी आपने वर्जिश का जिक्र किया है। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं, या फिर अभी आपने बाहर न्यूज़ रूम हमारा देखा होगा, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, इनकी जॉब्स इस तरह से हैं कि 8 घंटे 9 घंटे इन्होंने एक ही जगह पर स्टिल बैठकर काम करना है। तो फिर ऐसे लोग जिनकी वर्जिश नहीं है, जिनकी मूवमेंट नहीं है, जो वर्कआउट नहीं कर सकते, फिर उनके लिए किस तरह की एहतियाती तदबीर है? फिर अगर उनको खुदा ना खास्ता किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या हिदायत है? वैसे ये अनफॉर्चुनेटली ये सवाल हमें जो है ना वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने मुशक्क़त में बनाया है। ठीक है, आज से 50 साल पहले चले जाएं, सुबह से शाम तक जो हमारी लाइफस्टाइल रूटीन्स होती थी, चलना ज़्यादा होता था। इसकी वजह से हमारे बुजुर्गों ने भी आधा किलो देसी घी खाया हुआ है, राइट? बकरे कहते हैं जी खा जाते थे, लेकिन वो इतना पेचीदगियों में क्यों नहीं पड़ते थे? वो यही वजह होती थी कि मूवमेंट ज़्यादा थी। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि जिस एहतमाम के साथ आप खाना खाते हैं उस एहतमाम के साथ आपने वर्जिश करनी है। अब आप कह रही हैं कि चलें एक मिसाल आपने जो ली है, मैं उस पर्टिकुलरली उस मिसाल को लेके आपको उसका सोल्यूशन दे देता हूँ कि कोई ऑफिस गोइंग लड़का है या खातून है या कोई कॉलेज गोइंग, सो उनके लिए सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि वो सुबह से शाम तक जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर खड़े होके ज़्यादा काम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बजाय इसके कि वो कुर्सी पे बैठ के ज़्यादा देर काम करें। पहला सॉल्यूशन ये है कि वो खड़े होके ज़्यादा अपना वक्त खड़े होके ज़्यादा गुजारें दिन का। दूसरा, हर आधे एक घंटे के बाद 5 मिनट के लिए वॉक कर लें, पानी का ग्लास उठा लें जाके, कहीं पानी की बोतल भर लें जाके। हर 1 घंटे, हर 20 मिनट, हर आधे घंटे के अंदर वो अपनी रूटीन के साथ ऑफिस में ही बैठे हुए वो काम कर सकते हैं बड़े आराम से। ये अपनी जगह एक बात है, लेकिन अगेन इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप हफ्ते में कम से कम 3 घंटे एक्सरसाइज करें। ये कम से कम मिनिमम एक्सरसाइज करना है। उसमें आप चाहें तो आपने जैसे एक बात कही कि जी जिम नहीं जा सकते, गार्डन में वॉक नहीं कर सकते, पार्क में, तो कोई बात नहीं, कमरे के अंदर एक 10 फीट की जगह तो मिल जाएगी आपको। आप फोन के ऊपर यूट्यूब खोलें, उस पर लिखें होम बेस्ड बॉडी वेट वर्कआउट, दैट्स इट। मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वो खोलें, उस 10 फीट की जगह के ऊपर सामने मोबाइल फ़ोन रखें, आवाज़ खोलें, जैसे वो कर रहे हैं वैसे फॉलो करें, 15 मिनट करें। अब 15 मिनट तो सुबह निकाल सकता है इंसान, रात को निकाल सकता है, लेकिन अगर ये भी कोई शख्स नहीं कर रहा है तो फिर उसकी सेहत उसके लिए प्रायोरिटी पे नहीं है। फिर वो शायद अनफॉर्चुनेटली आज से 5-10 साल के बाद उसी तरीके से जैसे आजकल डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, फिर वो दवाइयाँ देते हैं, वो और पेचीदगियों में जिंदगी उनकी गुजरती है, और फिर ये कहा जाता है कि जी डायबिटीज तो एक दीमक है और दीमक की तरह खत्म। डायबिटीज दीमक नहीं है, आपके दिमाग के अंदर वो दीमक है जो कंट्रोल नहीं हो रही। दिमाग को सेट करना। थैंक यू सो मच फाइज गुलजार साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और तमाम तर हिदायत भी बता रहे थे कि, और स्पेशली लोगों की अक्सर ये शिकायत होती हैं कि वो जी काम करते हैं, उठ नहीं सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते। फाइज ने इसका भी हल बता दिया है कि जब आप काम कर रहे हो तो 5 मिनट आप उठ के वॉक कर लें, अपनी पानी की बॉटल ले जाएं, पानी भरने चले जाएं, या फिर आगे पीछे इस तरह से करेंगे तो आप मेंटेन भी रख सकते हैं खुद को। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप ये ट्रॉफी देख रहे हैं ना, आज मैं हसनैन के वगैरह शो कर रही हूँ तो मेरी टीम ने कहा कि आपको इनाम देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रॉफी मेरी नहीं है, बल्कि ये दो बहुत ही प्यारी बच्चियाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये ट्रॉफी उनकी है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार क्योकुशन कराटे के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खवातीन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी है। राजा, आप ये कहें कि मार्शल आर्ट्स की बासलाहियत खिलाड़ियों की बात की जाए, लाइबा रब नवाज और ईशा इरम की बात की जाए, तो उन्होंने उज़्बेकिस्तान में मुनक़िदा इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इस सालमी इवेंट में दुनिया भर से 400 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की और इससे पहले भी दोनों खिलाड़ी ईरान में होने वाली एशियन चैम्पियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल कर चुकी हैं और पाकिस्तान का परचम भी बुलंद कर चुकी हैं। और ये दोनों बच्चियां आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। लाइबा रब नवाज, थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी के साथ ईशा इरम ने हमें ज्वाइन कर लिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ट्रॉफी हमने इनके साथ रख दी और एक ट्रॉफी इन्होंने मेरे साथ रख दी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये तीनों ट्रॉफीज भी दिखा दूं। सबसे पहले तो लाइबा आपसे शुरू करते हैं। हाउ डज इट फील कि आप गोल्ड मेडल और विद सिल्वर मेडल भी आप जीत कर आई? कैसा आपका ये, किस तरह की तैयारी थी, कैसा कॉम्पिटिशन था? थैंक यू सो मच। तैयारी तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की थी। जब हमारा टूर्नामेंट करीब आता है, 4 to 3 मंथ्स जब रह जाते हैं, तब हम लोग अपनी तैयारी का जो ड्यूरेशन है उसको मज़ीद बढ़ा देते हैं। जैसे जो पहले तैयारी हम लोग 2 to 3 आवर्स कर रहे होते हैं, उसको हम 4 to 6 आवर्स पे ले जाते हैं। हम 4 to 6 आवर्स डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर जब उस टाइम पे आप वो जीत जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी आपने मेहनत की थी, जो डाइट आपने इतना ज़्यादा डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, उसके बाद आपने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की, इतने आवर्स आपने दिए, तो वो सब ऐसे लगता है कि सब कुछ उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल गया है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं ईशा, आपकी कैसी प्रैक्टिस रही और आपको कैसा फील हो रहा है गोल्ड मेडल जीतकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम अल्लाह ने हमें इधर तक पहुंचाया, क्योंकि हमने अच्छी खासी ना, जैसे नहीं कहते, हालांकि हम हर वक्त क्लब में रहते हैं, अच्छा, लेकिन जो आखिरी 3-4 महीने, जैसे लाइबा ने कहा है ना, हम और रगड़ा लगाना होता है, तो उसमें ना हमें और भी ख्याल रखना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस हिसाब से ना हमें कहते नहीं, हमें टाइमिंग भी बहुत मैनेज करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे ना अगर आप काम कर रहे होते हो या इस तरह करके, तो उन दिनों बहुत हमें ख्याल रखना तो इसके अलावा आप क्या काम करती हैं? मैं तो एक्चुअली जॉब पर से नहीं करी, लेकिन आजकल मैं एमफिल कर रही हूँ। अच्छा, तो उससे तो आप रिसर्च मैनेज कैसे करती हैं ये सारा काम अपना विद कराटे? मैनेज मैं कहूँगी पहले वक्त तो बहुत ही मुझे लगा ना कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर जैसे ही वक्त गुजरता गया, मैंने कहा नहीं, हो जाएगा manage। अब जी, कोई मुश्किल नहीं होती? अब मुझे इतना नहीं लगता। अच्छा, मुझे लाइबा बताएं कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं? वैसे जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो थ्रू आउट द ईयर चल रही होती है। हमारी थ्रू आउट द ईयर क्लास होती है, वो 2 आवर्स 1.5 आवर या 2 आवर की होती है। लेकिन जब हमारे टूर्नामेंट्स करीब आते हैं, कोई ना कोई हमारा चैंपियनशिप आ जाता है, तो हमारी ड्यूरेशन खुद ही बढ़ जाती है। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे होते हैं। जो बच्चे प्रिपरेशन के लिए जा रहे थे, वो जो नॉर्मल क्लास है वो तो चलती है, वो तो हमने लेनी होती है लाजमी, लेकिन उसके साथ हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, टेक्निक बेस्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, हमारी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारे टूर्नामेंट्स करीब आते हैं तो हमारी 5 to 6 आवर्स ट्रेनिंग चलती है डेली। सही। और इसके अलावा आप भी, जिस तरह ईशा एमफिल कर रही हैं, आप भी कोई स्टडीज़ वगैरह करती हैं? मैंने अभी अपनी स्टडीज़ खत्म की, मैं टीचिंग कर रही हूँ इस टाइम पे। अच्छा, माशाल्लाह। तो टीचिंग में तो आपने फिर 2 बजे तक 3 बजे तक तो जाना होता है, उसके बाद फिर आप सारी तैयारी करती हैं? मुश्किल तो होता है, लेकिन ये होता है कि आपको, जैसे क्योकुशन और कराटे करना मेरा शौक है, मैं इसके लिए किसी भी तरह से करके टाइम मैनेज करूंगी। मैंने कहा जिस चीज़ में आपका दिल लगता है आप उसके लिए किसी भी तरह करके टाइम निकालते हैं। वो कहते हैं ना, अक्सर शौक का कोई मोल नहीं होता, तो आप तो अपने शौक पूरे कर रही हैं। अच्छा ईशा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आप इस तरह से मैनेज करती हैं, आपकी ये रूटीन होती है और आप कहती हैं कि मैं कर भी लेती हूँ, ये मुकाबला जो अभी आपने जीता है, इसमें आपने अपने हरीफ को, अपने ओपोनेंट को किस तरह से पाया, कितनी उसकी प्रेपरेशंस थी, और आपको कोई ऐसा फील हुआ कि नहीं मैं अब थोड़ा सा डाउन कर गई हूँ आप, या कुछ भी? नहीं, वो दरअसल आपको आप जब इंटरनेशनल फील्ड में जाते हो ना, जो आपकी अपनी फील्ड है वो कह लें फ़र्क होगा। जब इंटरनेशनल होगा ना, तो आपको एहसास होता है ना कि अच्छा, ये इधर फ़र्क लोग हैं, यानी कि हर किस्म की ना फ़र्क टेक्निक होगी। हाँ। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो आपने खुद टेक्निक अपनी है ना, वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो चीज़ आपका जिस चीज़ में, जैसे नहीं कहते, प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया ना, खास तौर पे अगर आप उस प्लेटफॉर्म देखा देखी आपने उसकी टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करना, उस तरह नहीं करना, क्योंकि जो आपने सीखा वो एकदम से वो भी आप भूल जाओगे। तो मैं वो कहूँगी ना कि ठीक है, अपने अपोनेंट को स्टडी ज़रूर करो, तो उसका एक काउंटर निकालो ज़रूर कि तो कैसे आपने मैं अपने ओपोनेंट को किस तरह से पाया, कितना वो स्ट्रिक्ट आपको लगा जब आप उनके साथ कर रही थी, खेल रही थी? तो
स्ट्रिक्ट पर से ठीक है, जब आते उस पे तो थोड़ा डर तो लगता है ना कि बिल्कुल, अच्छा मतलब कोई भी चाहे किस आप कंट्री से था आपका हरीफ? उज़्बेकी थी। अच्छा, ठीक तो है। यकीनन तो वो होता है खौफ एक तरह से ना, लेकिन जैसे ही आप कहते नहीं है कि अच्छा अपने आप को छोड़ दो ना, तो फिर आपको इतना वो नहीं लगता कि अच्छा फिक्र नहीं रहती। ठीक है, मार ज़रूर खा रहे होते हो उस वक्त, दर्द होता है, लेकिन जो आपका जो रश होता है ना, उसकी वजह से आप जारी अपने आप को रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं लाइबा कि जिस तरह से अभी ईशा ने बात की ना कि आपको दर्द भी हो रहा होता है, मार भी खा रहे होते हो, अक्सर ऐसा होता है कि कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो फिर किस तरह से हीलिंग होती है, कितने अरसे में? अच्छा, फ्रैक्चर्स वगैरह तो 1 मंथ मोस्टली 4 वीक्स में हील हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये होता है कि जब आप फाइट रिंग में होते हैं ना, उस टाइम पे कोई पेन नहीं होती, आपको जितनी मर्जी लग रही हो, रिंग के अंदर पेन नहीं, आप रिंग से बाहर जब आते हो ना, उसके बाद आपको फील होता है जैसे रात को आपको पता चलता है अच्छा मुझे यहाँ भी लगी थी, ये भी मुझे लगी हुई है। रिंग के अंदर आपको कोई फील नहीं होती, उस टाइम तो जोश आ रहा वो होता है ना? एड्रेनलिन रश हुआ होता है ना, तो उस टाइम कुछ फील नहीं होता आपको। हाँ, तो आपके जो कोचेस वगैरह हैं तो वो आपको अच्छे से गाइड करके हर एक स्टेप बताते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने किस तरह से उसको काउंटर करना है? बिल्कुल, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है मोस्टली टेक्निक बेस्ड होती है। हम लोग जब क्लब में भी ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा ये होता है कि अच्छा ये अटैक आ रहा है तो इसका काउंटर अटैक हम ये कर सकते हैं। हम अब ये नहीं होता कि कोच ने, क्योंकि कोच की अपनी एक टेक्निक है तो वो हमें एक टेक्निक बता देते हैं कि अच्छा इसका काउंटर अटैक ये है, उन्होंने बता दी, लेकिन उसमें से हमें अपनी टेक्निक बनानी है, उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी वो निकलेगा। क्योंकि जब आप फाइट रिंग में होते हो ना, तो आप सोच सोच के नहीं खेल सकते, वो आपको 3 मिनट का जो है उसमें आपकी जो बॉडी ने प्रैक्टिस की हुई, आपकी बॉडी खुद ही वो अटैक्स निकालती है। बिगेस्ट कोई चैलेंज आपको रहा इस फाइट में? इस फाइट में ऐसा तो कोई इतना बिगेस्ट चैलेंज नहीं था, लेकिन जो मेरी फाइनल फाइट थी उसमें जो उज़्बेक लड़की थी उसके पंचेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा। माशाल्लाह से, तो वो मेरे लिए था थोड़ा सा कि अच्छा इसको कैसे कोप किया जाए, वो मैंने थोड़ा सा उस टाइम पे मुझे थोड़ा फील हुआ। ये एक आपने गोल्ड मेडल जीता, एक आपने सिल्वर मेडल जीता, तो मुझे दोनों की बताएं ना थोड़ा सा कि क्या कुछ माहौल था, आपने किस तरह से टेंशन थी, कितनी सपोर्ट थी आपके साथ? सपोर्ट तो माशाल्लाह से बहुत थी, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, ऊपर से जो हमारे क्लब के मेंबर्स हैं वो सारे बहुत सपोर्टिव हैं। तो जब हमारा पहला मेरी 2 कैटेगरीज थी, एक काता कैटेगरी थी और एक कुमिते कैटेगरी थी। जब हम पहले हमारे काता कैटेगरीज के हुए तो हमें यही था कि अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि जब हम पहले गए थे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत डिफरेंट, पाकिस्तान में आपको फाइटर्स मिलते हैं, आप उनके साथ फाइट कर भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल के फाइटर्स मिलते हैं, आप डिफरेंट तरह के लोग देखते हैं। तो ये होता है कि अच्छा पता नहीं इन लोगों ने कैसे सीखा हुआ है, तब बस उस टाइम पे ये माइंड में था कि अपना 100% दे के आना है, खुद से कोई रिग्रेट ना हो कि अपना 100% नहीं दिया। तो 100% देते गोल्ड हो गया, पता नहीं चला। अच्छा, मुझे ये बताएं ईशा कि कोई डाइट प्लान भी होता है आप लोगों का कि आपने ये डाइट रखनी है, किस तरह की डाइट लेते हैं? जी डाइट प्लान हमारी ज़रूर होती है, ट्रेनर की तरफ से होती है, लेकिन घर की तरफ से एक और अच्छा। होती है। जैसे हमें आज चलें, ये पुरानी बात थोड़ी सी हो गई कि हमें कहा गया ना कि देसी घी ज़रूर खाया करें। अच्छा। तो हमने वो पहले तो हम मजाक करते थे, लेकिन बाद में वाकई हमने फिर अपनी डाइट में डाल दिया। हमें ख़ास तौर पे ना अपने प्रोटीन्स का बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है ना, क्योंकि कार्ब्स तो हमें कम करनी पड़ती हैं, प्रोटीन डाइट हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि हमें चाहिए ना कि जो हमारी बेसिक मेन स्ट्रेंथ्स है ना, हमें उस चीज़ को और जैसे नहीं अपने फ़ायदे में लानी है। जैसे कहूँ कि अगर मेरी है कि मेरे पास ज़्यादा ताकत है तो मैं उसको और कैसे एम्पलीफाई करूँ, या अगर जैसे कहने लाइबा की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो और कैसे एम्पलीफाई करें। तो हमारा ये होता है ना कि हम डाइट, कौन सी डाइट हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते सही। अब मैं एक सवाल करूंगी, वो दोनों से लास्टली कमेंट लूंगी। डू यू प्लान टू कम्पीट इन मोर इंटरनेशनल इवेंट्स? इंशाल्लाह ज़रूर, अभी तो ये स्टार्ट है, अभी हमने और बहुत सारे गोल्ड्स आने हैं, ये 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है और यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड्स होंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगी ईशा इस हवाले से? आप भी कोई प्लान कर रही ईद फाइट्स के हवाले से? जी इंशाल्लाह मैं भी करूँगी, और इंशाल्लाह हम और भी बड़ी टीम को लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइबा रबनवाज हमारे साथ मौजूद थी और ईशा इरम ने हमें ज्वाइन किया, और दोनों ने माशाल्लाह बहुत 3 ट्रॉफीज़ लेकर आई। एक ट्रॉफी मैंने आपको शुरू में दिखाई और 2 ट्रॉफीज़ इनके साथ पड़ी हुई हैं, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियों से हम कनार करते रहें। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चूंकि आपको पता है कि आज है जुम्मा मुबारक, और जुम्मे को हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर रखते हैं जिससे हमारी भी, आप जितने देखने वाले हैं उन सब की रहनुमाई हो सके।
इसी हवाले से अल्लाह ताला ने हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मे के दिन को खुसूसी फजीलत अता फरमाई है और यही वो बाबरकत दिन है जिसे कुरान करीम में सैयदुल अयाम करार भी दिया गया है। और जुम्मे का दिन रहमत, मग़फ़िरत और कबूलत दुआ का भी दिन होता है जिसमें नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस दिन नमाज जुम्मा की अदायगी, दरूद व सलाम की कसरत, कुरान पाक की तलावत और ज़िक्र व अस्कार इंसान को अल्लाह ताला के मज़ीद करीब कर देते हैं। और जुम्मे का दिन हमें ये मौका फ़राहम करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को संवारें और बेहतर अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। आज हम जुम्मे की फ़जीलत पर बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे काम हैं, छोटी छोटी नेकियां हैं जो वो अक्सर हम बात करते हैं ना, बेबी स्टेप्स लेकर हम कोई काम करें तो वो हमारी ज़िंदगियों को संवार देता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बेबी स्टेप्स हैं छोटे छोटे जो हम जुम्मे के दिन करें, आम डेज़ में भी करें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें। और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, जैसे मैंने इब्तिदा में जिक्र भी किया है कि जुम्मे की सबसे पहले नमाज से बात कर लेते हैं। अक्सर लोग है ना बस छोड़ देते हैं, आम दिनों में भी छोड़ देते हैं नमाज, जुम्मा जो कि इतना बड़ा दिन होता है उसको भी छोड़ देते हैं। इसकी फजीलत क्या है कुरान हदीस में? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जुमे के दिन की नमाज के हवाले से ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का तज़किरा फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। के ईमान वालो, जब जुमे के दिन अज़ान हो जाए तो उसके बाद तुम अपनी ख़रीद व फ़रोख्त को तर्क कर दो और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ यानी नमाज के लिए जल्दी करो। यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला ये फरमा देते कि नमाज कायम करो, नमाज के लिए जाओ तो बात काफ़ी थी, लेकिन साथ अल्लाह ताला ने उन असबाब की भी नफ़ी फरमा दी कि जिन असबाब की वजह से लोग जुम्मे की नमाज से गाफिल रहते हैं। फरमाया कि वज़रुल बैअ, ख़रीद व फ़रोख्त को छोड़ दो। लोग ख़रीद व फ़रोख्त में अपने काम काज में मसरूफ़ होते हैं और इस वजह से वो नमाज जुमा से और ख़ुतबा जुमा से गाफिल रह जाते हैं। तो उलमाए किराम का इस आयत की तफसीर के हवाले से बात पे इत्तिफ़ाक़ है कि जुमे की अज़ान के बाद अगर कोई शख्स ख़रीदो फ़रोख्त करता है और वो लेन देन करता है तो ये उसके लिए शरन हलाल नहीं है बल्कि हराम है। ऐसी कमाई उसके लिए जायज़ नहीं है जो जुमे की अज़ान के बाद भी उसने ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए से हासिल की हो। तो इस एतबार से जुमे की जो नमाज है उसको ख़ास मकाम और फ़जीलत हासिल है और ये इंसान के साबका एक हफ़्ते के गुनाहों का कफ़ारा भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज दूसरी नमाज तक और एक जुमा दूसरे जुमे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक जो सगीरा गुनाह होते हैं उनका कफ़ारा बनता है। तो इंसान से अगर हफ़्ता भर जो गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, जब ये नमाज जुमा के लिए जाता है और नमाज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और उसको एक एक कदम पे अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ इस बात का तज़किरा किया है कि जो जुमे वाले दिन गुस्ल करता है और जल्दी जाता है और इमाम के जाने से पहले हाजिर होता है, उसे अल्लाह ताला कितना अजर व सवाब देते हैं। जो पहली घड़ी में पहुंच जाता है एक ऊँट सदका करने के बराबर उसे सवाब मिलता है, जो दूसरी घड़ी में पहुंचता है उसे एक गाय सदका करने के बराबर सवाब मिलता है, जो तीसरी घड़ी में पहुंचता है उसे बकरी, और जो चौथी घड़ी में पहुंचता है उसे एक मुर्गी, और जो पाँचवीं घड़ी में पहुंचता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसने गोया कि एक अंडा सदका किया है। तो अगर हम में से किसी बंदे को ये पता चले कि आज अगर वो 1 घंटा जल्दी किसी जगह चला जाए तो एक ऊँट जो लाखों की मालियत रखता है उसके बराबर उसे फ़ायदा होगा, या एक ऊँट मिलेगा, तो क्या हम में से कोई शख्स पीछे रहेगा? बिल्कुल भी कोई भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हम मादा परस्त कौम हैं और हम छोटे छोटे मफाद दुनियावी देखकर जुमे की नमाज से क्या, जुमे के खुतबे से और जुमे के दिन की मैं फजीलत अभी से आपसे गाफिल ये रह जाते सवाल हैं। करने वाली थी, आपने खुतबे का जिक्र किया। अक्सर लोग क्या करते हैं कि नमाज के लिए तो चले जाएंगे लेकिन वो भी एंड वक्त पर, लेकिन खुतबा नहीं सुनेंगे। तो खुतबे की कितनी अहमियत है? खुतबा सुनना लाजमी और फ़र्ज़ है, वाजिब है खुतबा सुनना जुमे का। हमारे यहाँ ये एक अजीब सा हमारा रवाज है, या इसको क्या कहिए कि हर बंदे को ये तो पता है कि मैंने नहाना है जुमे के दिन, और ये भी पता है कि मैंने खुशबू लगानी है। ये 2 सुन्नतें हमको तकरीबन हम सबको याद हैं। हाँ। लेकिन ये सुन्नत याद नहीं है कि हमने खुतबे के लिए कब पहुंचना है। और खुतबा सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुतबे के दौरान तो कोई किसी को ये भी कहता है ना कि चुप हो जाओ, कोई दूसरा बात कर रहा है और ये उसको कह देता है कि खामोश हो जाओ, तो इसका ये कहना भी लगव बात है। यानी इतनी भी इजाज़त नहीं है, इतने गौर से खुतबा सुनने का हुक्म दिया है। वस्तमा व अनसता, यानी खुतबे की फजीलत तो उसके लिए है कि जो बंदा गौर से सुने और ख़ामोश रहे। अगर साथ बच्चों को ले गए, उनके साथ मसरूफ़ हैं और साथ मोबाइल में मसरूफ़ हैं और किसी काम में मसरूफ़ हैं, तो ये तो खुतबे के अजर व सवाब को ज़ाया कर देता है। तो खुतबा सुनना बहुत ज़रूरी है।
इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने नमाज को अदा कर दिया है। वैसे ज़ोहर के हम 4 रकात पढ़ते हैं, लेकिन खुतबा अल्लाह ताला ने लाजिम करार दिया है, तो इस खुतबे के सुनने के बाद हम 2 रकात नमाज अदा करते हैं। और ख़ुतबे की अहमियत और फजीलत, वैसे देखें हम वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता कि हम कोई दीन की बात सीख सकें या कोई खैर की बात हम तक पहुँचे। कम अज़ कम खुतबा जुमा होता है, हफ्ते बाद इंसान की ट्यूनिंग होती है इससे। एक दिन तो है जी, एक दिन है, और वो भी एक दिन नहीं है, वो आधा घंटा है, आधा पौना घंटा है। उसमें भी अगर हम पीछे रहें, होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुतबे के आगाज़ से पहले पहले जुमे वाले दिन ख़ास फ़रिश्ते हैं जो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पे बैठ जाते हैं और हर आने वाले का नाम नोट करते हैं। अच्छा। हर आने वाले का नाम लिखा जाता है। जब खुतबा शुरू हो जाता है तो वो फ़रिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं और वो भी खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। अच्छा। अब आप देखें ना, हम में से कोई बंदा अगर कहीं जनाजे पे भी जाए ना, तो उसकी कोशिश होती है कि मेरी हाज़िरी लग जाए। अगर हाज़िरी नहीं लगी तो वो समझता है पता नहीं, फिर फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अल्लाह के यहाँ हम हाज़िरी क्यों नहीं लगाते? इसकी हमें ख्वाहिश और तड़प क्यों नहीं है? अल्लाह की हाज़िरी किसकी लगती है? जो खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुंचता है, अल्लाह के फ़रिश्ते उसके नाम रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद जब खुतबा शुरू हो जाता है तो वो खुद खुतबा सुनने बैठ जाते हैं, फिर रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। तो इसलिए हम में से हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने काम काज से ज़रा जल्दी फ़ारिग हो जाए, वो अपने नहाने धोने से और बाकी कामों से जल्दी फ़ारिग होकर बर वक्त मस्जिद में पहुँचे, ताकि जब खुतबा शुरू हो तो उससे पहले पहले वो मस्जिद में मौजूद हो और सुन्नतें पढ़ के वहाँ बैठा हो और बात को तवज्जो से सुने। सही। अच्छा सर, ये तो एक चीज़ हो गई कि हमने खुतबा भी गौर से सुनना है, उसके लिए जल्दी भी जाना है। इसके अलावा जिस तरह मैं इब्तिदा में बात करी थी कि कौन से ऐसे अमल हैं, वैसे तो हमने बस नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, बस बात ख़त्म हो गया। छोटे छोटे काम ऐसे कौन से, क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है भाई हमारी तो अभी, बल्कि इससे पहले आपसे पहले एक सेगमेंट हम कर रहे थे जिसमें हम फिटनेस के हवाले से भी बात करते, वर्जिश के हवाले से भी, कि 8-8 9-9 घंटे ना ऑफिस की जॉब्स होती हैं, तो लोग इस चीज़ का भी बहाना बना लेते हैं कि यार मैं तो ऑफिस में था, मैं तो नहीं जा सकता था, अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह को पता है मैं काम कर रहा था। तो ये ऑफिस में भी रहते हुए हम कौन से ऐसे काम कर सकते हैं, छोटे छोटे अमल, जो अल्लाह ताला के हाँ जो है वो हमें हमारे लिए बख्श दिया जाए? जी, आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा इस बात की वजाहत करना चाहूँगा, ताकि जुमे की फ़जीलत हमारे दिलों में हो तो फिर हम आमाल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। जुमे की फ़जीलत के हवाले से आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें बयान की हैं, और ये जुमा इतना अजीम दिन है कि ये इस उम्मत के लिए ख़ास है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। उन खुसूसियात में से एक जुमे का दिन भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहूद पर यह दिन पेश किया तो उन्होंने हफ्ते के दिन को चूज़ कर लिया, नसारा पर पेश किया तो उन्होंने इतवार के दिन का इंतखाब किया, और अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, यानी उम्मत मुस्लिमा को ये तौफीक दी कि उन्होंने जुमे के दिन का इंतखाब किया। और जुमे का दिन वो है खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स, जिस पर सूरज तुलू होता है, यानी दुनिया के दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन है, और मुसलमानों की ईद करार दिया गया है जुमे के दिन को। तो जुमे के दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आम दिनों की तरह नहीं गुजार देना चाहिए, बल्कि इस दिन में कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ख़ुद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ईमान वालो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ो, और कसरत के साथ दरूद व सलाम सुबह से लेकर शाम, बल्कि रात को जब सूरज गुरूब हो जाता है जुमरात का, तो उस वक्त से ही जुमे के दिन का आगाज़ हो जाता है, यानी जुमे की रात का आगाज़ हो गया तो फजीलतें शुरू हो गई। तो उस रात से ही हम कसरत से दुआएं करने वाले, दरूद पढ़ने वाले, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये होती थी कि आप फजर की नमाज में पहली रकत में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की तिलावत किया करते थे, और दूसरी रकत में सूरह दाहर की तिलावत किया करते थे, हल अता अलल इंसान हिन मिन अद्दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा, इस सूरत को पढ़ा करते थे। और फिर फजर के बाद की कैफियत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, और सूरह कहफ पढ़ने की आपने तरगीब दी है। जो शख्स सूरह कहफ पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए क़यामत वाले दिन नूर कायम करेंगे। तो इसीलिए जुमे के दिन सूरह कहफ का एहतिमाम करना चाहिए। इसी तरह अपनी सफाई सुथराई का एहतिमाम करना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया, अच्छी बात है, और ये सुनन है, आदाब हैं जुमे के, कि बंदा जब अल्लाह के लिए अल्लाह के घर में जाए तो खूबसूरत लिबास पहन कर जाए, जो बेहतरीन लिबास उसके घर में है वो लिबास ज़ेब तन करके जाए, कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, हम किसी पार्टी पे जा रहे हो, किसी शादी पे आप जा रहे हो ना, तो बड़े तैयार होकर जाते हैं। तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि ए बनी आदम,
जब रब की मुलाकात के लिए नमाज के लिए आओ तो बेहतरीन लिबास पहन के आया करो। तो ये आम भी नमाज़ों में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये नहीं कि जिस लिबास में सोए हुए हैं उसी लिबास में उठ के नमाज के लिए चले गए, जिसमें काम काज कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी पसीने में शराबूर हैं, उसी हालत में उठ के चले गए। नहीं, साफ़ सुथरे होके। इसीलिए तो 5 वक्त इंसान जब वज़ू करता है, अपने आप को पाक साफ़ करता है, तो अपने ज़ाहिर को भी साफ़ करके, अपने दिल को भी पाक करके जाके नमाजियों के साथ एक दूसरे के कंधे के साथ कंधे और आपने बात की ना अभी हम 5 वक्त की नमाज, तो मुझे अचानक ये चीज़ माइंड में आई। देखें अक्सर क्या होता है कि लोगों ने जुम्मे की नमाज तो पढ़ ली, अब आगे जब असर का वक्त हुआ तो लोग कहते हैं बस ठीक है जुम्मे की नमाज पढ़ ली है, असर की बाद में पढ़ लेंगे, बस एक नमाज ही क्या उन पे फ़र्ज़ है कि सिर्फ जुम्मे की पढ़ ली, सारा कुछ जुम्मे की नमाज के लिए कर लिया गया, बाकी नमाज में नहीं करना कुछ भी। देखिए असल बात तो ये है कि मुसलमान के लिए सिर्फ जुमे की नमाज नहीं है, मुसलमान के लिए रोज़ाना 5 नमाजें अदा करना फ़र्ज़ और वाजिब हैं, और इसके बगैर हमारे पास है क्या। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने बाकी जितने भी अमाल हैं उनके करने का हुक्म दिया है, तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा है, उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया है। लेकिन नमाज का मामला वो है कि जिसको देने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई, और उस मिराज के मौका पर आपने जो सबसे अजीम तोहफ़ा दिया है अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो नमाज की सूरत में था। तो नमाज तो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी है, सिर्फ जुमे के दिन नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ लें या जुमे वाले दिन नमाज पढ़ लें तो काफ़ी है। नहीं, जब तक बस एक ही सूरत है नमाज की माफ़ी की कि अगर इंसान दुनिया में नहीं रहा या वो मजनून हो चुका है, अब उसकी अकल सलामत नहीं है, तो फिर तो नमाज माफ़ हो सकती है। उसके अलावा नमाज की माफ़ी की कोई सूरत नहीं है। तो जुमे की नमाज जैसे जुमा पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह जुमे की असर का अदा करना और बाकी तमाम नमाज़ों का अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि जुमे के अलावा भी असर की नमाज की ख़ास ताकीद है, इसे सलात वुस्ता कहा गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया, हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि नमाज़ों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर सलात वुस्ता यानी असर की नमाज की हिफाजत करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फ़ाततहु सलातुल असर, जिस बंदे की असर की नमाज फ़ौत हो गई, रह गई, उस नहीं पढ़ सका, फ़कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसके अहलो अयाल भी हलाक हो गए और उसका माल भी बर्बाद हो गया। इस कदर संगीन मामला असर की नमाज का। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे पास 2.5 मिनट है, मैं चाहती हूँ एक और भी पॉइंट है उसको भी आप क्लियर कीजिएगा। जुम्मे के दिन अक्सर लोग चैरिटी वगैरह सदका वगैरह भी देते हैं, इस चीज़ का कितना सवाब है और कितनी हद तक करनी चाहिए? जी, इसका भी अहतमाम करना चाहिए कि जब बंदा नमाज जुमा के लिए जाए, जल्दी जाए, खुतबे के लिए बैठे और साथ साथ जाते हुए अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके भी जाए, या जब भी उसे मौका मिले तो जुमे के दिन ख़ास तौर पर दरूद कसरत से पढ़ना, दुआ कसरत से करना, ख़ास तौर पर असर की नमाज के बाद का जो वक्त है इसमें, और ख़र्च करना भी ये उन्हीं फ़जीलत वाले कामों में से। कोई भी काम बंदा करता है, रोज़े की तख़सीस नहीं कर सकता जुमे वाले दिन, लेकिन उसके अलावा कोई भी काम इंसान जुमे वाले दिन करता है तो जैसे बाकी अमाल की फ़जीलत बढ़ जाती है, ऐसे ही इंशाअल्लाह उसके सदक़े की भी फ़जीलत बढ़। अलबत्ता वो ख़ास नहीं कर सकता कि मैंने सिर्फ जुमे को ही करना है। वो ठीक है, उसकी एक आदत बनी हुई है कि मैंने जुमे को खर्च करना है तो जुमे को खर्च कर ले, लेकिन उसे रोज़ाना खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। सही। थैंक यू सो मच। मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बातें जुम्मे की फजीलत, उसकी अहमियत के हवाले से कि वैसे तो आप करते हैं, वैसे आप सदका भी देते होंगे, आप दुरूद शरीफ भी पढ़ते होंगे, आप जिक्र वैसे भी करते होंगे, लेकिन जुम्मा एक ऐसा ख़ास दिन है, आप ये कहें कि जिसमें आपके जो अमाल का सवाब है वो दुगना हो जाता है, और जितना ज़्यादा आप इसमें छोटे छोटे काम करेंगे। कल भी हमने एक सेगमेंट किया था ना, तो इरम की बात एक बहुत अच्छी थी कि आप सारे दिन की रूटीन अपनी एक डायरी पे सोते वक्त लिख दें कि आपने कौन कौन से अच्छे काम किए। जब आप ये अपनी रूटीन बना लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आज क्या कुछ किया है और क्या कुछ आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। मुझे, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी सुबह की सोच का वक्त आज ख़त्म हो गया। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।